आप देख रहे हैं बजिंग न्यूज और मार्केट्स दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखें निफ्टी को तो 8600 का ही लेवल ब्रीच नहीं किया है निफ्टी ने, बल्कि अब 85-80 के लेवल को भी तोड़ चुका है और 8550 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी 85-50 को भी ब्रीच करने की तैयारी में अभी इंडेक्स है। 8580 पर माफ कीजिए, अभी ट्रेड कर रहा है। 1.25% की कमजोरी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की वीकनेस है। अगर आप सभी सेगमेंट्स को देखें तो निफ्टी बैंक भी 1.5% नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज के सेशन में मुनाफा वसूली हावी हुई है। लेकिन जो स्टॉक्स कल्प्रिट हैं आज के सेशन में, यानी जिनकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ है, उनमें ग्रासिम है जहां पर 6% की वीकनेस है। अंबुजा सीमेंट, ल्यूपिन कल भी 5-6% टूटा था, आज फिर से 3.5% नीचे ट्रेड करा है। आइडिया सेल्यूलर, आईसीआईसीआई बैंक, पूरे ही बैंकिंग स्पेस में, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पीएसयू हो, आज मुनाफा वसूली हावी हुई है। एनर्जी स्टॉक्स में वीकनेस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एसीसी, अंबुजा का हमने जिक्र किया, मदरसन सुमी, आईओसी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एचपीसीएल, टाइटन, ये कुछ और लूजर्स हैं। लेकिन इस वीक मार्केट में बजिंग एक्शन कहां पर, यानी कौन से वो स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा बज कर रहे हैं, ये जान लेते हैं। सीधे चलते हैं संदीप के पास। बताइए संदीप, आज के बजिंग स्टॉक्स। शुक्रिया दीपाली। सबसे पहले रिजल्ट्स इंपैक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आए और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। ट्राइजिन टेक, एस्ट्राजेनेका, ग्लोबल स्पिरिट्स, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, इनमें पॉजिटिव रुझान है। और राजेश एक्सपोर्ट्स और बिरला कॉप, ये 2 नंबर्स हैं जो आज बाजार के दौरान नंबर्स आए हैं और इनमें देखिए तेजी का रुझान नंबर्स के बाद देखने को मिला है। लेकिन जिन नतीजों ने निराश किया है उसमें मदरसन सुमी, आज नंबर्स आए थे, 9-9.5% तक का फॉल इस काउंटर में देखने को मिला। गोकुलदास एक्सपोर्ट, जेके टायर, आर्चीज, आरएसडब्ल्यूएम, कल नंबर्स आए थे और उसके साथ साथ जेएंडके बैंक आज ये नंबर आया है। एनपीएस बढ़े, उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी में जो काउंटर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है आज के लिए वो है अदानी पोर्ट्स का। कल इसके नंबर्स आए थे बाजार बंद होने से थोड़ी देर पहले, नंबर्स अच्छे थे। उसके बाद सीएलएसए जो दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस हैं, उन्होंने अपने जो बाय कॉल है उसे मेंटेन किया है। 305 रुपये के प्राइस उन्होंने सुझाए हैं और स्टॉक देखिए दिन की ऊंचाई के आसपास ही कारोबार करता नजर आएगा आपको। नीतीश स्टेट्स एक और ऐसा काउंटर इसमें तेजी देखने को मिली। कोची में इस कंपनी की अपनी जमीन बेचने की योजना है। 26.5 करोड़ रुपए में ये जमीन बेचकर कर्ज कम करना चाहती है कंपनी, उसका इंपैक्ट देखिए पॉजिटिव साइड पे इस काउंटर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। टाटा केमिकल, जैसे आपने मेंशन भी किया, यूरिया कारोबार इस कंपनी ने बेचा है, 2670 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इस काउंटर में आज देखने को मिला है। लेकिन सरकारी बैंक, ये कहीं ना कहीं लगाट्स हैं आज के लिए। प्राइवेट के अलावा बैंकिंग जो सरकारी बैंक है उनमें ज़्यादा प्रेशर है। आईओबी, यूको बैंक, ओबीसी, पीएनबी, सिंडिकेट बैंक, इन सब में देखिए आज वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिला है। आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं। ऐसी खबरें थी कि बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, हालांकि एबी नूवो, ग्रासिम दोनों ने इसका खंडन किया है। उसके बाद भी देखिए एबी मनी में जो तेजी है वो बरकरार, और ग्रासिम और एबी नूवो जैसे काउंटर्स में आज कमजोरी का आलम देखने को मिला है। लेकिन एनबीएफसी एक और ऐसा स्पेस है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो कि काफी ज्यादा बज कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और मन्नापुरम फाइनेंस, इन तीनों काउंटर्स में देखिए अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड के कुछ आइडियाज जहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट है, उसमें पदमजी पल्प, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, ऑटोलेट इंडस्ट्रीज, ओके प्ले, सुंदरम फास्टनर्स, ये कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज हैं जहाँ पे कमजोर बाजार में भी हैवी वॉल्यूम्स के साथ आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका संदीप। तो संदीप ने यहाँ पर एबी ग्रुप के स्टॉक्स की बात की जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन रहा है, या तो खरीदारी के साइड पर एबी मनी जैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर आप ग्रासिम, आदित्य बिरला नूवो को देखें तो वहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी है। कुछ छोटे स्टॉक्स, ट्राइगन टेक्नोलॉजीज हुआ, टाटा केमिकल्स हुआ, ये परफॉर्म कर रहे हैं खबरों के आधार पर। और छोटे बैंकों में डेफिनेटली आज वापस एक तेज मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी है। ये कुछ वो शेयर्स है जो कि नतीजों के बाद चढ़े हैं। ट्राइगन टेक्नोलॉजीज, एस्ट्राजेनेका, ग्लोबल स्पिरिट्स, इन सब स्टॉक्स में खरीदारी दिखी है। कुछ और स्टॉक्स में ऐड करना चाहूंगी इस बजिंग स्टॉक्स की लिस्ट में जहां पर एक जोरदार मूव है। आप देखिए एक मोहित इंडस्ट्रीज के शेयर को, आमतौर पे स्टॉक की ज्यादा बातचीत नहीं होती है, ना तो इसमें वॉल्यूम्स होते हैं, लेकिन आज 2 लाख से ज्यादा के वॉल्यूम्स भी देखे गए हैं और स्टॉक सुबह से स्ट्रॉन्ग है। 10% ऊपर अभी 56 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक आप देखिए ग्लोबल स्पिरिट को, यहाँ भी मजबूती सुबह से ही बनी हुई है। 72, अभी इनफैक्ट 78.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन कंसिस्टेंटली सुबह से ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहा है और अभी भी एक अच्छा मूव इस शेयर में देखा जा रहा है। अदानी पोर्ट्स आप देखिए सुबह से खरीदारी थी, लेकिन अब जो मजबूती है वो और स्ट्रेच हुई है। अदानी पोर्ट्स में 7.5% ऊपर अब 258 के लेवल्स पर आ चुका है, अगेन एट डे हाई। एस्ट्राजेनेका फार्मा आप देखें यहाँ भी सुबह से मजबूती देखी जा रही है और कभी करीब 5% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज भी अच्छे अर्निंग्स के बाद आज शुरुआत अच्छी हुई स्टॉक की। ट्राइगन टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अभी जैसे मेंशन भी हमने किया, 11% ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है 119 के लेवल्स पर। तो ये छोटे स्टॉक्स आप देखिए, जो बायस है वो स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा रहा है आज के सेशन में, और ज्यादातर स्टॉक्स भी स्मॉल कैप कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। अपार इंडस्ट्रीज एक और छोटा स्टॉक जो कि वीक मार्केट में भी दिन के उच्चतम स्तरों पर है, 5% ऊपर। राजेश एक्सपोर्ट्स, कुछ देर में इनफैक्ट मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी राजेश एक्सपोर्ट्स की नतीजों पर बातचीत करने के लिए, लेकिन नतीजों के बाद बाइंग देखी गई है, 4.25% ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए एडीएफ फूड्स को, वहां भी खरीदारी है और अगेन 3.25% गेंस लेकर 118 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। तो ये एक्शन है अब तक का मार्केट एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक, कहां जहां पर बाइंग हो रही है या फिर बिकवाली हावी हो रही है। लेकिन डेरिवेटिव्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, स्पेशली आज के प्राइस एक्शन के बाद, ये जान लेते हैं। रजत, सबसे पहले तो ये बताइए कि इंडेक्स पर अभी क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखें आज 8600 के भी लेवल को ब्रीच किया और अब 85-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसके भी नीचे स्लिप होने की संभावना
संभावना लग रही है मौजूदा डेरिवेटिव डेवलपमेंट्स को देखते हुए? सपोर्ट जोन्स के आसपास है तो एक पुल बैक जरूर हो सकता है कि बाजार पे आ जाए, लेकिन आज जो आंकड़े हैं वो कंप्लीटली नेगेटिव बायस दर्शा रहे हैं। देखिए ओपन इंटरेस्ट में लगभग 13 लाख शेयर से ज़्यादा का एडिशन है निफ्टी फ्यूचर्स पे। प्रॉब्लम ये है कि हायर स्ट्राइक्स ज़्यादा राइट हुई हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग है 8600, 8700, 8800 की कॉल्स में। आज 8600 में लगभग 7 लाख से ज़्यादा का एडिशन, 8800 में 19 लाख शेयर्स का एडिशन एक सिंगल डे में। तो ट्रेडर्स ने ज़बरदस्त राइटिंग की है। 8800 के कॉल में 12 लाख शेयर्स जुड़ गए। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो कोई भी जो पुल बैक आता है ट्रेडर्स फिर से उसमें बिकवाली करना ज़्यादा पसंद करते हैं और वही मार्केट्स पे आज विजिबल भी है। अब अगर इन लेवल्स पे 85, 60, 85, 70 के जोन्स पे रुक गए तो ठीक है, एक बाउंस मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं कि अगर इन लेवल्स पे नहीं रुके तो फिर से हम एक बार इस सीरीज़ के सबसे क्रूशियल लेवल 85, 20, 8500 तक के लेवल्स तक ड्रिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स आज जो हलचल में है, अदानी समूह की बात हो रही थी अभी, अदानी पोर्ट्स जिसमें शामिल है 20 लाख शेयर्स यानी कि 8% ओपन टू बिल्डअप। टाटा केमिकल यूरिया बिजनेस को अलग करने की खबर आई, उसका सीधे तौर पर एक बेनिफिट उठाया, 6 लाख शेयर से ज़्यादा का एडिशन। अब नेगेटिव बायस देखिए आप, मदरसन सुमी 18%, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन है एक सत्र में ही, तो मदरसन सुमी कमज़ोर है। ग्रासिम यहाँ पर शेडिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। एबी नोवो टूटा आज। इसके अलावा इंडिया सीमेंट्स नतीजों के बाद टूटता हुआ नजर आया और सरकारी बैंक में ओबीसी, पीएनबी सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं आज वायदा बाजार पे नेगेटिव बेट लगी है, यानी कि शॉर्ट्स इन सभी स्टॉक्स पे ओपन हुए आज। शुक्रिया रजत आपका। तो ये कुछ शेयर्स बताए हैं रजत ने जो कि बिकवाली के साइड पर ज़्यादा एक्टिव है, जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखा जा रहा है नेगेटिव डेवलपमेंट के तौर पर। एचडीएल का जिक्र किया, डीएलएफ का जिक्र किया यहाँ पर रजत ने। इनफैक्ट बैंकिंग का जिक्र किया। छोटे बैंकों में आज हमने तेज़ मुनाफा वसूली देखी भी है। मार्केट्स भी दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन इसके अलावा एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर को भी देख लेते हैं, अभी किस तरह का रिएक्शन देखा जा रहा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले नतीजे आए थे, नतीजे जो रहे वो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से रहे, लेकिन अगर एबिटा के मोर्चे पर देखेंगे तो डेफिनेटली नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है। हालांकि मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, जो लैंग्वेज थी उसके मुताबिक उनका कहना था कि फार्म इक्विपमेंट या फिर ट्रैक्टर डिवीजन में परफॉर्मेंस में सुधार दिखा है। और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि बीते कंसिस्टेंटली कई क्वार्टर से ये दोनों ही डिविजन्स डिमांड पर्सपेक्टिव से, वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी वीक साइड पर प्लेस हो रही थी, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स को लेकर वो काफी बुलिश नजर आ रहे थे। स्टॉक हालांकि देखें तो अभी भी 1.5% के नीचे ट्रेड कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1465 के लेवल्स पर दिन के निचले स्तरों पर। एक और अर्निंग्स को भी देख लेते हैं और उन नतीजों को देखेंगे, लेकिन उसके अलावा कल हमने जैसे बैंकिंग की भी कुछ देर पहले बात की थी, बैंकिंग स्टॉक्स में आज एक मुनाफा वसूली हावी हुई है। कल रघुराम राजन ने अपने इस कार्यकाल की आखिरी पॉलिसी पेश की। ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उनका स्टेटमेंट काफी इंटरेस्टिंग था, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने टेन्योर को पूरी तरह से एंजॉय किया है। हालांकि एक बात उन्होंने जरूर कही कि उन्होंने इस पॉलिसी के दौरान जो रेट कट्स किए हैं उसको पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक जो है वो कर्ज सस्ता करे। लेकिन आज इसी हम इनफैक्ट बातचीत कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से, जिन्होंने इस मसले पर कहा कि रेट कटौती का असर भी में वक्त लगेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों को एनपीए और प्रोविजनिंग के लिए भी रकम चाहिए। सिस्टम में नकदी अच्छी रही तो ब्याज दर में कटौती मुमकिन है। बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी पास हो चुकी हैं, यानी कि 60% जो पास होना था दैट इज ऑलरेडी बीन पास्ड। सो ऐसा नहीं है कि बैंक्स नहीं चाहते हैं कि हम लोग रेट को घटाएं, बैंक की भी प्रयास रहती है, लेकिन हमारे ऊपर भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहता है जिसको देखकर ही हम लोग रेट घटा सकते हैं। और एक बात है जो अभी डिपॉजिट्स की जो बढ़ावा है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। इट्स नॉट वेरी रोबस्ट। इफ यू हैव सीन द वे द डिपॉजिट्स हैव इंक्रीज्ड in the banking system, it is not something that is overmuch. So that is another reason why banks are a little cautious about reducing rates of deposit. और rates of deposit घटने से ही आपका rates of borrowing घट सकता है। I think he has done a great job. I have said it earlier also. He has brought a lot of credibility to the institution of the Reserve Bank. He has been very open in his communications. He has been very approachable. So from the industry, I would say that we have found the regulator to be very responsive, and that is always a very good thing. Challenges तो बहुत सारे हैं। ऐसा है कि इंडिया में there are many markets which are not deep enough. The deepening of the markets जो काम है, ये काम तो चालू रखना ही है। बैंकिंग सेक्टर के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि इतने सारे अगर एनपीएस होंगे, इसकी जो रेजोल्यूशन है, अगर रेजोल्यूशन जल्द से जल्द नहीं होगी तो ये 3-4 साल इसकी जो प्रोविजन की बर्डन है इसको झेलना पड़ेगा।
तो रेजोल्यूशन की जो हमारी स्पीड है इसको बढ़ाना पड़ेगा. उसके लिए देयर आर मेनी थिंग्स दैट नीड टू बी डन स्टिल एंड दोज थिंग्स विल हैव टू बी डन. तरुणदत्ती भट्टाचार्य को आपने सुना और रघुराम राजन के कार्यकाल पर भी उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि इन 3 सालों में उन्होंने काफ़ी अच्छा कामकाज किया है, स्पेशली रुपए में स्टेबिलिटी लाने के लिहाज से अगर आप देखें, लिक्विडिटी के लिहाज से उनका कामकाज देखें, फॉरेक्स रिजर्व में जो इम्प्रूवमेंट दिखा, यानी हर पैरामीटर पर वो थम्स अप देते हुए रघुराम राजन के कार्यकाल को. लेकिन पूरा ही बैंकिंग स्पेस, फिर चाहे वो SBI हो, PSU बैंक हो, फिर प्राइवेट बैंक हो, दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट से एक अच्छा रन बीते 4 महीनों में दिखा भी चुके हैं. लेकिन इन स्तरों पर आकर क्या मार्केट में मौजूदा निवेश अपना बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं, और अगर हाँ तो कौन से सेगमेंट वो हो सकते हैं जो कि अच्छा रिटर्न आपको दिला सकते हैं, ये अब आपको बता देते हैं. हमारी एंड्रू हॉलैंड से बातचीत हुई एमिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के, उन्होंने क्या कहा सुन लेते हैं. So we continue to like sectors we've liked since the beginning of the year, which is the banking sector, mainly the private banks, NBFCs. Although I wouldn't be chasing stocks at these kind of valuations. If you hold them, then hold them. And the cement companies. That's where we've been concentrating most of our portfolio. The other sector which we've added to in the last few months has been pharmaceutical. After all the FDA notices, value was there, and that's starting to recover from those lows, and therefore you can start to see growth coming through for the pharma companies going forward. So I think that re-rating of the pharma sector will continue, and it's probably at the expense of the IT sector, which will continue to face huge headwinds going forward, not just because of all the different technologies and the way that the world's changing, but also because of headwinds from Europe and particularly from the UK. So it's a sector that we continue to dislike and will continue to avoid, if not keep it on our radar for shorting as and when markets fall. तो एंड्रू का व्यू आपने सुना. वो मानते हैं कि आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए, कुछ बड़े प्राइवेट बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, ये सेगमेंट्स उनको अच्छे लग रहे हैं. और फार्मा पर भी उनका आउटलुक बुलिश है. वो मानते हैं कि अब एक री रेटिंग के कगार पर फार्मा स्टॉक्स पहुंच चुके हैं. तो ये व्यू था एंड्रू का इन्वेस्टमेंट के लिहाज से. लेकिन इसके अलावा अब राजेश एक्सपोर्ट के नंबर्स आए हैं. उन नतीजों पर बातचीत करने के लिए मिस्टर राजेश मेहता हमारे साथ मौजूद भी हैं. चेयरमैन है राजेश एक्सपोर्ट के. स्टॉक 3.5% ऊपर ट्रेड करा है. नतीजा आपकी स्क्रीन पर, जहां पर जो बिक्री है उसमें एक वूपिंग जंप देखा गया है. 289% के आसपास की ग्रोथ रेवेन्यूज में दिखी है. वही मुनाफा करीब 14% के आसपास बढ़ा है. मिस्टर मेहता, गुड आफ्टरनून. अगेन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स राजेश एक्सपोर्ट की ओर से आते हुए दिखे हैं. लेकिन पहला कमेंट ये कि जो रेवेन्यूज में हम 250-300% का जंप देख रहे हैं वो किस वजह से रहा है, और दूसरा क्योंकि कंपनी लो मार्जिन पर कामकाज करती है तो इस बार मार्जिन ग्रोथ कैसी रही है? हमने जो हमारी पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं आज, उसमें आप मतलब हम देख सकते हैं कि जो बिक्री है उसमें करीबन 290% का 290% का एक बढ़ोतरी हमने दर्ज की है. और इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण है जो हमने एक्विजिशन स्विट्जरलैंड की जो रिफाइनरी हमने अक्वायर की थी, जो हमने अधिग्रहण की थी स्विट्जरलैंड की रिफाइनरी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सोने की रिफाइनरी है. तो उसके अधिग्रहण के बाद उनके जो नंबर्स हैं और उनके जो नतीजे हैं, वह नतीजे हमारी कंपनी के अंदर मर्ज होते हैं, मतलब कंसोलिडेट होता है, हमारी कंपनी के नतीजों के साथ होते हैं वो. तो उसके कारण ये जो ग्रोथ है, ये जो बढ़ोतरी है करीबन 290% की, वो उसके कारण है. लेकिन यह जो बढ़ोतरी है वह सिर्फ उसके कारण नहीं है, ज्यादातर उसके कारण है. लेकिन दूसरा कारण यह भी है कि हमारा जो दूसरा व्यापार है, हमारी जो दूसरी बिक्री है जो कि भारत में है और दूसरी जगहों पे है, वहां पर भी हमने एक अच्छी सी बढ़ोतरी दर्ज की है. तो सारे बिजनेसेस में, मतलब भारत के बिजनेस में और दूसरे बिजनेस में और स्विट्जरलैंड के बिजनेस में, सब जगह हमने एक अच्छी बढ़ोतरी हासिल की है बिक्री में, जिसके कारण से मिस्टर मेहता, लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी. आपने कहा कि जो वालकम्बी का एक्विजिशन हुआ था उसकी वजह से आपकी जो सेल्स है उसमें एक वूपिंग जंप देखा जा रहा है. लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि इस एक्विजिशन के बाद जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर भी एक एनहेंसमेंट देखी जाएगी. तो क्या जो ये 14% की ग्रोथ दिख रही है ये एनहेंसमेंट के बाद है या फिर अभी रिफ्लेक्शन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर आना बाकी है?
प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर एनहांसमेंट हम जो अगली तिमाही में आने वाली तिमाही में काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके। क्योंकि यहाँ जो ग्रोथ है वो भी 14% की ग्रोथ है, वो अच्छी ग्रोथ ही है, मतलब डबल डिजिट की ग्रोथ हमने दर्ज की है प्रॉफिटेबिलिटी पे। लेकिन आगे चल करके इस अधिग्रहण के कारण और दूसरे हमारे व्यवसायों के कारण, दूसरे बिजनेसेस के कारण हम ये उम्मीद रखते हैं जरूर से कि प्रॉफिटेबिलिटी इससे भी तेजी से और इससे भी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। क्योंकि अभी हमने जो टॉप लाइन है, जो बिक्री है, उसमें एक अच्छा मुकाम हमने हासिल किया है। और अब हमारी जो कोशिशें रहेगी, वो सारी की सारी कोशिशें अब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, मतलब मुनाफे को बढ़ाने के ऊपर रहेगी। तो आने वाली तिमाही में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है। कुछ आइडिया दे पाएंगे परसेंटेज टर्म्स में कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करनी चाहिए प्रॉफिट में नेक्स्ट क्वार्टर में? वैसे हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, हम मतलब फ्यूचर की, भविष्य की बात नंबर्स में नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम कामकाज कर रहे हैं, उस कामकाज से और जिस तरह से हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारी रणनीति है, उसके हिसाब से हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि जो मुनाफा है वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर मेहता एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। तो आपने सुना मैनेजमेंट का व्यू, और वेलकम भी एक्विजिशन का रिफ्लेक्शन दिखा है कंपनी के रेवेन्यूज पर, और अच्छे प्रॉफिट्स भी कंपनी यहाँ से आगे ड्राइव करेगी ऐसा हम मानते हैं। स्टॉक हालांकि इंटरडे हाइस पर ट्रेड कर रहा है 3.5% की बढ़त लेकर। लेकिन इसके अलावा कोल स्कैम अपडेट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा मौजूद भी है इस पर बातचीत करने के लिए। और खबर है कि कोल घोटाले मामले में जो सीबीआई कोर्ट है वो मौजूदा जो जांच का तरीका रहा है, जो स्लो प्रोसेस रहा है, उससे नाराज है। पूरी डेवलपमेंट जान लेते हैं असीम से। असीम, पहले तो ये बताइए कि आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ? देखिए, जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट है वो अमरकोंडा मुर्गा दंडल केस मामले में जो है उसको सुनवाई कर रही थी। इस मामले में नवीन जिंदल भी जो है वो आरोपी हैं। तो कोर्ट ने आज सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने सौंपी। तो सीबीआई ने कहा कि अभी कुछ लोगों से जांच करनी उनकी बाकी है, कई लोगों को उनको एग्जामिन करना जो है वो बाकी है। तो उसके लिए उन्होंने कोर्ट से जो है वक्त मांगा। तो जो कोर्ट जो था वो काफ़ी नाखुश था सीबीआई की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट से। उनका कहना था कि आपको इस पूरे मामले में जो है प्रोसेस जो है तेज़ी लेकर के आई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो की पर्सन है उसको आप एक हफ्ते के अंदर जो है एग्जामिन कीजिए और अपनी रिपोर्ट जो है हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो दीजिए। दूसरा जो मामला था कि सुरेश सिंघल जो है जिस मामले में अप्रूवर बने हैं, उनको अप्रूवर बनने के लिए आज मंजूरी दे दी है। उनको कहा, उनको जो पार्डन जो है उनको ग्रांट जो है वो कर दिया है। उनका नाम भी एक्यूज लिस्ट से जो है वो हटा दिया, और साथ ही साथ उनको इंस्ट्रक्शंस ये भी दिए कि आप देश छोड़ करके जो है वो नहीं जाएंगे बिना कोर्ट को बताए हुए। और ख़ास तौर पर कि सीबीआई को कहा है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है पूरी कीजिए, जिन लोगों से पूछताछ जो है वो करनी है वो करिए, और नए मामले की अगली सुनवाई जो है 24 अगस्त को होगी। जी, तो अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। लेकिन असीम, एक और चीज़ जानना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर कोर्ट ने नाराज़गी ज़रूर जाहिर की है स्लो प्रोसेस जो रहा है जांच का उसको लेकर, लेकिन जो समय सीमा मांगी थी और पूछताछ के लिए सीबीआई ने कोर्ट से, क्या वो मिली है? देखिए, सीबीआई का सुरेश सिंघल ने जो अपना बयान दिया था उसके आधार पर जो सीबीआई है उसको कई और लोगों से जो है पूछताछ करनी थी। तो अपनी पूछताछ जो उन्होंने शुरू की और एक पर्सन को उन्होंने एग्जामिन जो है करना शुरू किया। तो पता चला कि वो अब्रॉड में है। 2 बार सीबीआई उनको नोटिस जो है वो भेज चुकी है, लेकिन दोनों बार उनको ये कह करके टाल दिया गया है कि वो जिस पर्सन से आप बातचीत करना चाहते हैं वो अभी अब्रॉड में है। तो सीबीआई उस मामले में कोई भी प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर पाई है। तो लिहाजा आज कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि आप जल्द से जल्द इस पर्सन से बात करने की जो है वो कोशिश कीजिए। इसके चाहे फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए, चाहे इसको किसी भी तरह से आप इसको कांटेक्ट कीजिए, और उससे जो जवाब जिसको लेना है लीजिए, और मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहे 1 हफ्ते के अंदर दाखिल कीजिए। तो सीबीआई को सख्त शब्दों में ये निर्देश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिए गए कि आप अपना स्टेटमेंट जो है आगे से जो है रिटर्न में देंगे, आप ओरल को स्टेटमेंट कोई जो है वो नहीं देंगे, और आपको जल्दी से जल्दी इस मामले को जो है आप आगे बढ़ाएं। शुक्रिया सेम इस पूरी ही अपडेट के लिए, इस पूरे ही मसले